Hello friends, myself Dr. Mahesh Patel, consultant dermatologist and hair transplant surgeon सूरत। आज मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या होती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या होती है वो सिंगल सेंटेंस में उसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसमें पहला फैक्टर है डॉक्टर की डिग्री एंड डॉक्टर का एक्सपीरियंस। डॉक्टर की डिग्री क्या है वो आपको देखना है, और डॉक्टर कितने साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो भी आपको देखना है, क्योंकि बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट है वो आर्ट्स और साइंस का कॉम्बिनेशन है। हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर अलग अलग स्टेप में डिवाइड होती है। उसमें पहला लोकल एनेस्थेसिया यानी कि सून करने वाली प्रोसीजर। तो टेक्नीशियन नहीं जानता है कि उसको कहाँ पे कौन सी नर्व है वो ब्लॉक करना है, कहाँ इंजेक्शन देंगे तो कितना पार्ट सुन होगा, वो एक डॉक्टर ही जानता है। तो जो लोकल एनेस्थेसिया की प्रोसीजर है वो डॉक्टर करता है। उसके बाद जो भी एक्सट्रैक्शन करना है, एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, एक्सट्रैक्शन यानी कि बाल को पीछे से जहाँ से हम यहाँ से हम बाल लेने वाले हैं तो वहाँ से बाल निकालने वाली प्रोसीजर है। तीसरी प्रोसीजर है आगे एयरलाइन बनाना और वहाँ पे स्लिट मेकिंग यानी कि होल बनाना है और उसके अंदर बाल को डालना है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रोसीजर रहती है। तो काफ़ी सारे क्लिनिक में क्या होता है कि ये जो सब प्रोसीजर टेक्नीशियन के द्वारा ही की जाती है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी कॉस्ट कम होगी। जहाँ पे डॉक्टर साथ में प्रोसीजर करते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। और दूसरा कि हेयर ट्रांसप्लांट एक स्किलफुल प्रोसीजर है, यानी कि कुछ एरिया ऐसे है कि जहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो वहाँ पे स्किलफुल जॉब रहती है। स्पेशली आपको अगर टेम्पोरल एंगल बनाना है, ये जो आपका वर्टेक्स का पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो हेयर की डायरेक्शन है वो डिफरेंट रहती है, ओवल पैटर्न में रहती है, यानी कि सब हेयर की डायरेक्शन अलग अलग राउंड शेप में रहती है। और दूसरा अगर आपको बियर्ड में हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो वहाँ पे जो हेयर का एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या है कि बियर्ड का लुक थोड़ा वियर्ड लगता है। इसलिए जो बियर्ड अगर आपको बनाना है तो उसमें स्किलफुल जॉब है। तो वैसे केस में आपको स्पेशली ये स्टेप डॉक्टर को ही करना होता है। और दूसरा, अगर हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो सब कॉम्प्लिकेशन टेक्नीशियन को नहीं मालूम होता है। वो एक डॉक्टर है तो वही उसको ही मालूम रहता है कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो जहाँ पे ये पूरी प्रोसीजर टेक्नीशियन के द्वारा की जाती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्ट है वो कम रहता है। तो और दूसरा, डॉक्टर कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला फैक्टर था कि जिसके अगर डॉक्टर कर रहा है पूरी प्रोसीजर तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर पूरी प्रोसीजर टेक्नीशियन के द्वारा की जाती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है और कॉस्ट आपको थोड़ी कम होती है। लेकिन क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक ही बार आप कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहाँ से बाल लेते हो पीछे वहाँ से वो एक बार आपने बाल निकाल लिए तो वहाँ पे फिर आप दूसरी बार से बाल वहाँ पे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हम जो बाल निकालते हैं वहाँ पे नए बाल ग्रो नहीं करते। तो ये पहला फैक्टर था कि जिसके दौरान हम हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या है वो डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है कि आपका जो ऑपरेशन थिएटर है उसका सेटअप कैसा होना चाहिए। तो ऑपरेशन थिएटर में पहले तो आपका जो ओटी टेबल है जिसके ऊपर हम पेशेंट को सुलाते हैं और प्रोसीड करते हैं वो कंफर्टेबल होना चाहिए और वो हाइड्रोलिक होना चाहिए ताकि हम उसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सके। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर कोई 15-20 मिनट की प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि उसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो पेशेंट को सोने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि वो 6 घंटे आराम से वो सो सके। और दूसरा, जहाँ पे जो पेशेंट का फेस रहता है वो पिलो है तो वो सिलिकॉन का पिलो होना चाहिए ताकि वो सॉफ्ट है, तो पेशेंट को फेस पे उसको रेडनेस नहीं आए, सूजन नहीं आए, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा है कि ओटी की लाइट है तो ओटी की लाइट है वो क्लियरली विजिबल ओटी की लाइट होनी चाहिए और वो एलईडी ओटी लाइट होनी चाहिए ताकि आप क्लियरली देख सको, क्योंकि ये जो बारीक बारीक हेयर है उसको हमको निकालना है ताकि विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, हम जो छोटे छोटे पतले बाल निकालते हैं पीछे से तो उसके लिए एक मैग्नीफिकेशन टूल्स की भी ज़रूरत होती है। वो मैग्नीफिकेशन टूल्स की वजह से हम प्रिसाइजली हेयर को निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो हेयर रहते हैं उसमें 2 या 3 बाल रहते हैं, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि 3 बाल वाला ग्राफ्ट जो है वो हम निकालते वक्त कई बार एक बाल टूट जाता है तो उसको हम 2 ही बाल हमको बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको ट्रांजैक्शन रेट बोलते हैं। कई बार क्या है कि जो ओटी लाइट की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है
या तो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो ट्रांजैक्शन रेट बढ़ जाता है, यानी कि 3 बाल वाला जो ग्राफ्ट है वो 2 बाल हम निकालते हैं, तो उसकी वजह से भी रिजल्ट में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और तीसरा, जो ओटी में एक एनेस्थेटिक ट्रॉली होनी चाहिए। एनेस्थेटिक ट्रॉली में आपको इमरजेंसी जो सब है मेडिसिन रहनी चाहिए, उसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रहना चाहिए, एक नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर रहना चाहिए, क्योंकि हम तो जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करते हैं उसमें स्टैंड बाय एनेस्थेटिक डॉक्टर को रखते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कोई दवाई का रिएक्शन आया या तो सडनली उसका हार्ट रेट है वो कम हो गया, तो वैसी कंडीशन में एनेस्थेटिक डॉक्टर रहते हैं तो तुरंत ही क्विकली उस कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं। और इमरजेंसी मेडिसिन भी चाहिए। उसमें इमरजेंसी मेडिसिन में क्या है कि डेक्सोना है, एविल है, पैरासीटामोल का इंजेक्शन है, एट्रोपिन है, एड्रेनालिन है, ये सब इंजेक्शन कुछ जो बेसिक है वो सब रहने चाहिए, पेन किलर के इंजेक्शन रहने चाहिए। तो ये इमरजेंसी सब चीज़ें ओटी में अगर रेडी है तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कोई भी तकलीफ हुई तो ओटी में ही सब सेटअप रेडी रहता है, तो पेशेंट को तुरंत ही उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है उसको हम टैकल कर सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट, अगर ये सब जो अच्छी क्वालिटी का मैंने बताया जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखते हैं तो उसकी हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो वैसे ओटी सेटअप की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वैसे भी जो भी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ओटी अच्छा है तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन और जो भी रिजल्ट आपका मिलने वाला है वो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है वो बार बार नहीं कर सकते, ताकि वो भी आपको ओटी सेटअप कैसा है वो भी देखना है। तीसरा फैक्टर है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी। हेयर ट्रांसप्लांट में हम जहाँ से बाल निकालते हैं पीछे के एरिया से उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में एक इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके आरपीएम भी अच्छे होने चाहिए ताकि वो स्मूथली चले और स्मूथली हम हेयर का एक्सट्रैक्शन कर सके। और दूसरा, जो भी एक्सट्रैक्शन के लिए पंचिस चाहिए, यानी कि बाल को अंदर से रूट से अलग करने के लिए उसके लिए स्पेशल हम बेसिकली FUE प्रोसीजर करते हैं, तो उसके लिए पंचिस की ज़रूरत होती है। वो पंचिस अच्छी क्वालिटी के और अच्छी कंपनी के होते हैं, तो क्या होता है उसमें आपको एक तो ट्रांजैक्शन रेट है वो कम हो जाता है और उसको कटिंग हम इजीली कर सकते हैं, ताकि बाद में जो हीलिंग होगा तो वो जल्दी से होगा, और जो बाद में स्कार दिखने वाला है वो बहुत कम दिखेगा या तो नहीं भी दिखेगा। समय के साथ वो स्कार कम भी हो जाते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के पंचिस है तो। और तीसरा, हम जो आगे स्लिट बनाते हैं, तो स्लिट बनाने के लिए कन्वेंशनल जो FUE है उसमें हम सिंपल जो CTS ब्लेड आती है वो यूज़ करते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट रहती है। अभी हम रिसेंटली जो सेफायर FUE है, यानी कि जो सेफायर जेमस्टोन होता है उसमें से बनी हुई जो ब्लेड है वो हम स्लिट मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम सेफायर ब्लेड यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो ऑल ओवर जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। और दूसरा, कई बार हम इम्प्लांटेशन सिंपल फोर्सेप्स से भी कर सकते हैं। और दूसरा, कई बार हम इम्प्लांटर की मदद से भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अगर इम्प्लांटर यूज़ होता है उसमें तो इम्प्लांटर की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा रहती है कि हमकी जो ऑल ओवर हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो फाइनली मैं ऐसा बताऊंगा कि ये सब जो हाई क्वालिटी के हम सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसकी ऑल ओवर कॉस्ट ही बढ़ जाती है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट अगर कम दाम में करना है तो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है, आउटकम है, वो भी बढ़ जाता है। और चौथा फैक्टर है कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई सिंगल आदमी नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर है तो अकेले नहीं कर सकते, उसके साथ एक ट्रेन उसकी टीम होनी चाहिए और वो टीम परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर बहुत लंबी प्रोसीजर है, 6 से 7 घंटे चलने वाली प्रोसीजर है, तो उसमें अलग अलग स्टेप रहते हैं, तो वो सब स्टेप में अलग अलग टीम वर्क होना चाहिए। अगर काफ़ी क्लिनिक में क्या होता है कि 1 ही 2 स्टाफ होते हैं, तो 1-2 स्टाफ से हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी प्रोसीजर नहीं हो सकती है। उसमें क्या होता है कि जो 1-2 स्टाफ है तो वो क्या है कि सुबह से लेकर दोपहर तक अगर प्रोसीजर चलती है तो वो थक जाता है तो एक बार तो फिर क्या होता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो वर्क है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो भी थोड़ा बिगड़ता है अगर 2 ही आदमी और वो लंबे टाइम के लिए काम करता है
इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक टीम वर्क होना जरूरी है। हमारी कम से कम टीम 5-6 लोगों की होनी चाहिए, ताकि जो सबका इंडिविजुअल वर्क रहे और वो उतने ही, अगर कम टाइम टेक्नीशियन को काम करना है तो वो अच्छी तरह से उसका जो रोल है हेयर ट्रांसप्लांट में वो अच्छी तरह से निभाएगा, ताकि ऑल ओवर जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो आउटकम है वो बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, काफ़ी क्लिनिक में एवरी टाइम जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो टेक्नीशियन रहता है या तो उसकी टीम रहती है वो चेंज होती है। तो वो चेंज होती है तो क्या है कि एवरी टाइम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और काफ़ी बार क्या होता है कि कई बार हम नए नए टेक्नीशियन को बुलाते हैं, नई नई टीम को बुलाते हैं, तो क्या है कि उससे क्या होगा कि ऑल ओवर जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो हैम्पर होता है। तो इसीलिए अगर आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की जो टीम है वो एक परमानेंट टीम होनी चाहिए, ताकि आपको पेशेंट को अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाओ। तो ये सब फैक्टर रहते हैं कि जिसके ऊपर हम हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट डिसाइड करते हैं।